तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, या यूं कहो कि केपलर के नियमों से न्यूटन ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। तो आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चा, वो महान वैज्ञानिक या कहो महान आदमी जिसका नाम था टाइको ब्रेह, और इसने जो है डेनमार्क में जन्म लिया था, या यूं कहो सीधे सीधे कि डेनमार्क का वैज्ञानिक या डेनमार्क के वैज्ञानिक कौन? टाइको ब्रेह, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत या बच्चा कहो सारी की सारी जिंदगी जो है वो कहाँ खर्च कर दी? ग्रहों की गति और आकाशीय पिंडों को जानने में अपनी पूरी जिंदगी ही लगा दी। और बच्चा, इन्होंने पूरी जिंदगी तो लगाई, सबसे बड़ी बात यह थी कि बिना किसी प्रकाशिक यंत्र के, मतलब किसी इन्होंने प्रकाशिक यंत्र की मदद नहीं ली। बिना प्रकाशिक यंत्र की मदद से हम कहेंगे कि अपनी आंखों से, या यूं कहो अपनी नग्न आंखों से क्या किया? इन्होंने बहुत सारे या कहो ढेर सारे आंकड़े इकट्ठे कर करके रखे भाई, उसमें खोज की, और उसके आधार पर जो इनको दिखता गया वो ढेर सारे इन्होंने आंकड़े क्या किए? इकट्ठे करके रखे। और बच्चा, यहां पर हमने कहा केपलर के नियमों से किसके? न्यूटन ने जो निष्कर्ष निकाले वो क्या थे? तो जो केपलर थे वो इन्हीं के सहायक थे। बच्चा, कौन थे? इन्हीं के सहायक थे। इन्हीं कौन? टाइको ब्रेह के ही सहायक थे। और ये जो आंकड़े ढेर सारे निकाल करके रखे थे किसने? टाइको ब्रेह ने। उन आंकड़ों को क्या किया था? केपलर ने अध्ययन करके अपने नियम दिए थे। लेकिन ये जो टाइको ब्रेह ने अपने आंकड़े दिए थे ढेर सारे, इन आंकड़ों की जो स्टडी थी वो बच्चा किसने की? इन आंकड़ों की स्टडी हमारे न्यूटन भाई साहब ने किया। बच्चा, किसने किया? न्यूटन ने किया। और न्यूटन ने लाल कहा क्या? न्यूटन ने यह बताया कि बुध जो है, कौन सा हमारा? बुध ले लो और प्लूटो, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी के जितने भी ग्रह हैं, बाकी के डियर जितने भी ग्रह हैं, इनकी जो परिक्रमा होती है, या कहो ये परिक्रमण करते हैं, या सीधे कहो कि इनका जो कक्षा होता है, इनकी कक्षा, तो बच्चा इनकी कक्षा जो होती है वो लगभग वृत्ताकार होती है। मीन्स पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कैसी? लगभग क्या होती है बच्चा? वृत्ताकार होती है। और दूसरी बात कहा कि इनमें जो होती है, जब वृत्ताकार होती है कक्षा, और इसमें इसकी जो चाल रहती है बच्चा, रेखीय चाल, वो क्या रहती है? नियत रहती है। क्योंकि अगर आपने केपलर के नियम नहीं पढ़े हैं तो बच्चा उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि केपलर का जो दूसरा नियम था वो क्या था बच्चा? वो था कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, क्योंकि भाई ऐसी हम कोई रेखा तो खींच नहीं सकते हैं ग्रह और किसके? सूर्य के मध्य जो हमें दिखे, तो काल्पनिक होगी। तो बच्चा क्या? कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, या कहो समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल डियर क्या रहती है? नियत रहती है। कहां से? केपलर के द्वितीय नियम से। तो जब बच्चा ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, अर्थात यहां पर जो रेखीय चाल होगी वो डियर रेखीय चाल v भी क्या रहेगी? नियत रहेगी। वो डियर क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो आइए यहां पर हम देखते हैं बच्चा हमने क्या लिख रखा है। तो देखिए डियर, वही हमने लिख रखा है कि हेडिंग डाली है पे केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, या यूं कहो कि केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। तो अभी डियर हमने कहा था कि वैज्ञानिक कौन था? टाइको ब्रेह। कहां इसने जन्म लिया था? डेनमार्क में। यानी कि डेनमार्क के वैज्ञानिक टाइको ब्रेह के द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर, या कहो जो आंकड़े उन्होंने निकाले थे, आंकड़ों के आधार पर न्यूटन ने यह पाया, या कहो न्यूटन ने यह बताया कि बुध, और हमने डियर अभी अभी के क्या कहा था कि प्लूटो को छोड़ दो, बुध और प्लूटो को छोड़कर
अन्य जितने भी ग्रह हैं या कहो अन्य सभी ग्रहों की जो होती हैं सूर्य के चारों ओर क्या होती हैं, परिक्रमण कक्षाएं लगभग बच्चा क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। डियर लगभग क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। अब हमने अभी कहा था कि कैपलर के कौन से दूसरे नियम से ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल क्या रहती है, नियत रहती है। हमने अभी तो कहा था कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली क्या होती है, काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय या पार करती है, अर्थात क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। तो बच्चा दूसरे नियम से ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल क्या रहती, नियत रहती है। अतः वृत्तीय कक्षा में ग्रहों की रेखीय चाल v भी हमने क्या कहा बच्चा, नियत होगी। क्या होगी, रेखीय चाल जो v है डियर वह भी हमारी क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब ऐसा हम लोग मान लेते हैं, अब बच्चा क्या मान लेते हैं कि जो हम ग्रह ले रहे हैं जो वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो हम मानते हैं कि वो जो ग्रह है इसका द्रव्यमान बच्चा क्या है, स्मॉल m है। क्या कि माना कोई ग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल m और रेखीय चाल डियर क्या है, v है, और ये कौन सी स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। सूर्य के चारों ओर बच्चा क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तब ग्रह पर सूर्य की ओर दिष्ट अभिकेंद्र बल, जैसा कि हम बच्चा जानते हैं कि जैसे कि आप किसी मोड़ पर मुड़ो तो कौन से बल की जरूरत पड़ेगी, अभिकेंद्र बल की। तो इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो बच्चा परिक्रमण के दौरान कौन सी वृत्तीय कक्षा है, यानी कि आप देखिए वो बार बार क्या घूम रहा है। तो यहां पर आप जानते हैं कि केंद्र की ओर सूर्य कहां है बच्चा, केंद्र पर बैठा है। तो केंद्र की ओर सदैव एक बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। डियर क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। तो सूर्य की ओर दिष्ट जो ये अभिकेंद्र बल डियर होगा, ये होगा कितना, ये लाल मेरा होगा F बराबर mv स्क्वायर बाई क्या होगा r। और डियर हमने कह दिया ये है हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात, जब ग्रह परिक्रमा कर रहा है तो ग्रह का बच्चा कुछ न कुछ परिक्रमण काल भी तो होगा, कुछ न कुछ परिक्रमण काल होगा। तो हम मान लेते हैं कि यदि ग्रह का परिक्रमण काल कितना है बच्चा, t है, तब ग्रह की रेखीय चाल, अब बच्चा रेखीय चाल क्या होगी, तो ग्रह की रेखीय चाल बराबर एक चक्कर में तय की गई रेखीय दूरी। वो भाई घूम रहा है ना, परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे बच्चा क्या होगा, परिक्रमण काल बटे परिक्रमण काल। अब बच्चा जैसा कि हम जानते हैं रेखीय चाल डियर क्या होती है, v। तो v बराबर यहां से आप देखेंगे एक चक्कर में तय की गई रेखीय दूरी। तो बच्चा अब वृत्तीय कक्षा है तो वहां पर क्या होगी, उसकी परिधि हम लेंगे। तो बच्चा परिधि हम जैसा कि जानते हैं डियर, परिधि क्या होती है 2 पाई r अपॉन परिक्रमण काल। बच्चा परिक्रमण काल क्या यहां से रहेगा, हमने कहा कैपिटल टी, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, यदि परिक्रमण काल कैपिटल टी हो। तो हमने कहा ये डियर हमारा है समीकरण नंबर 2। क्या है भैया, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो समीकरण 1 और 2 से हम करेंगे बच्चा क्या, ये v का मान उठा के यहां पर हम रख देंगे। तो आप देखेंगे डियर यही बनेगा, आप देखिएगा ये आपका बनेगा बच्चा f बराबर ये क्या हो जाएगा m बटे r डियर हमने वैसे ही रखा, गुणे v स्क्वायर, क्या है गुणे v स्क्वायर। लेकिन v का अगर आप मान देखो तो है बच्चा कितना 2 पाई r अपॉन टी, यहां पर रख दें अगर तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 2 पाई r अपॉन टी का क्या डियर बनेगा होल स्क्वायर। फिर इसी को हम कहेंगे डियर यही बनेगा, देखिए f बराबर क्या बनेगा m बटे r, क्या होगा डियर m बटे r गुणे अब होल स्क्वायर है तो ये क्या हो गया 2 दूना 4, उसके बाद में पाई स्क्वायर और डियर क्या हो गया r स्क्वायर और बटे क्या लाल रहेगा टी स्क्वायर, बटे क्या रहा टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये स्क्वायर कटा और इसका r बच्चा यहां से क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब जो कुछ बचा आप उसे लिख लीजिए। तो देखिए बच्चा मेरा बचेगा क्या आपके पास, ये बचा आप ध्यान से देखिए 4 और उसके बाद में क्या बचा पाई स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन डियर चल रहा है टी स्क्वायर और ऊपर m भी तो है गुणे डियर क्या है m। अब बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कैपलर के तृतीय नियम से, तो कैपलर का तृतीय नियम देखो होता क्या है,
कि प्रत्येक ग्रह का या कहो हर एक ग्रह का जो परिक्रमण काल t होता है उसका वर्ग उस ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष। तो बच्चा अर्ध दीर्घाक्ष यानी कि अब आप जानते हैं मेजर एक्सिस बच्चा कितना था 2a होता है वहां पर। अभी हम दिखा देते हैं ये बच्चा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। यहां से आप देख पाएंगे ये आपकी क्या है मेजर एक्सिस बच्चा हमने कहा ये 2r है। तो अर्घ दीर्घाक्ष डियर यहां से क्या रहेगी r रहेगी। क्या रहेगी r। तो उसकी अर्ध दीर्घाक्ष यानी कि r की तृतीय घात, क्या हमने कहा तृतीय घात या कहो घन के क्या बच्चा होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा था तृतीय नियम। क्या था बच्चा कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की कौन सी, उस ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां से आप देखिए जब अनुक्रमानुपाती हटा तो हम क्या कहेंगे टी स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे के आर क्यूब, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं अनुक्रमानुपाती हटेगा तो कुछ न कुछ नियतांक आएगा। तो बच्चा हमने क्या कहा कि परंतु यहां लिख देते हैं हम परंतु केपलर के तृतीय नियम से यानी कि थर्ड नियम से। तो बच्चा केपलर के तृतीय नियम से हम क्या जानते हैं टी स्क्वायर बराबर क्या होता है के आर क्यूब। यहां लिख देते हैं टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। तो यहां से हम देखेंगे यही बच्चा हमारा बनेगा एफ बराबर, आप देखेंगे ये यहां से क्या चल रहा है m, तो m को तो वैसे रखो और गुणे कितना चल रहा है बच्चा 4 पाई स्क्वायर, और इधर से आपका क्या चल रहा है 4 पाई स्क्वायर और क्या है m हमने लिख ही लिया बटे हैं टी स्क्वायर, बटे क्या है बच्चा टी स्क्वायर। बट हमें टी स्क्वायर की जगह क्या रखना है के आर क्यूब, क्या डियर रखना है के आर क्यूब। और यहां पर आप देखेंगे हमने इसका स्क्वायर और आर काटा था, एक आर बचा था, ये भी बच्चा यहां पर आप बढ़ा दीजिए, तो ये भी आर यहां भी बढ़ा लीजिए और बटे बच्चा आर। अब ध्यान से देखिए ये आर अगर कटेगा तो यहां से क्यूब है, तो बच्चा ये क्यूब कैंसिल होकर कितनी इसकी पावर 2 रह जाएगी। कितनी बच्चा, भाई हम अलग दिखा देते हैं अगर आपको यह भी नहीं आता। ये आर की घात 3 ऊपर बच्चा आर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर बटे आर गुणे आर, ये एक आर मर गया तो बच्चा डियर क्या आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही बच्चा आपका आप देखेंगे ये बच्चा 4 पाई स्क्वायर के और इनटू हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं m और बटे बच्चा इधर ये क्या बच्चा आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए डियर, तो ये यहां पर क्या है ये 4 और ये पाई का मान 3.14 और के ये सब का सब क्या है कांस्टेंट। अब अभी आप देखे थे यहां पर देख लीजिए अनुक्रमानुपाती हटा कांस्टेंट आया, तो अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो क्या आ जाएगा अनुक्रमानुपाती। तो बच्चा अगर ये यहां पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट, अगर हम ये कांस्टेंट हटा दें तो बीच में क्या आ जाएगा अनुक्रमानुपाती। तो इसी को बच्चा हम क्या कह सकते हैं कि एफ अनुक्रमानुपाती क्या कहेंगे बच्चा, ये m क्या है m और बटा क्या है आर स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका कौन सा बल था अभिकेंद्र बल है, ये बच्चा द्रव्यमान की क्या है अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग की क्या है बच्चा व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार जो न्यूटन ने निष्कर्ष निकाले वो क्या निकले आप देखिए, हमने लिख रखे हैं कि हमने अभी पहले क्या बताया कि ये बल जो है बच्चा द्रव्यमान के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। आप यहां से देख रहे हैं कि द्रव्यमान के क्या है बल अनुक्रमानुपाती, या कहो बल जो है द्रव्यमान के बच्चा क्या है अनुक्रमानुपाती, जैसा आप कहना चाहो तो हम वही लिख रखे हैं कि यह बल जो है ग्रह के द्रव्यमान के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। क्या होता है बच्चा कि ये जो बल है कौन अभिकेंद्र बल, ये जो है ये द्रव्यमान के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात हमने क्या कहा कि दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो वही लिखा है कि यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के क्या डियर होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बल जो है ये क्या होता है बच्चा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी किसके, ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में देखिए आप ये दो ये हो गए,
प्रत्येक ग्रह पर कौन सा बच्चा बल कार्य कर रहा था? आप देख रहे थे जब वो वृत्तीय कक्षम चल रहा था, अभिकेंद्र बल। तो प्रत्येक ग्रह पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा कहां रहती है? सूर्य की ओर, क्योंकि हमने कहा था सूर्य कहां यहां पर है बच्चा? केंद्र पर है। कहां बैठा है? केंद्र पर। तो जो अभिकेंद्र बल की दिशा होती है वो कहां? केंद्र की ओर होती है। तो बच्चा इस अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र पर सूर्य है तो कहां होगी? सूर्य की ओर होगी। तो इस प्रकार बच्चा क्या निष्कर्ष निकले कि प्रत्येक ग्रह पर क्या एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है और जिसकी दिशा कहां? सूर्य की ओर होती है। नंबर 2, यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल ग्रह के द्रव्यमान के बच्चा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे थे केपलर के नियमों से जो न्यूटन ने निष्कर्ष निकाले। ये हमारे 3 निष्कर्ष थे। एक बार हम इसको पुनः बता देते हैं बच्चा। हमने क्या कहा कि टाइको ब्रेहन ने जो आंकड़े दिए, न्यूटन ने क्या किया? उनको स्टडी उनकी की या कहो रीड किया। रीड करके क्या कहा? बुध और प्लूटो को छोड़ दो, बाकी सब जो है कहां? सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो कैसे? लगभग वृत्ताकार कक्षा में करते हैं। और फिर हमने क्या कहा था बच्चा? केपलर के द्वितीय नियम से क्या? क्षेत्रफलीय चाल का नियम। चाल वहां बच्चा क्या नियत रहती है, तो रेखीय चाल क्या रहेगी? नियत। परिक्रमा कर रहा है तो क्या होगा? अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, वो F बराबर mv²/dr क्या होता है? r होता है। अब कहां? वृत्तीय कक्षम परिक्रमा कर रहा है तो चाल बच्चा कितनी होगी? चाल बराबर क्या होगा? उसका सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे परिक्रमण काल, तो एक चक्कर में दूरी उसकी परिधि क्या? 2πr बटे परिक्रमण काल dr हमने क्या मान रखा? t। तो बटे में क्या हो गया? t। समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया? समीकरण 1 और 2 को से हमने आगे सॉल्व किया, या यूं कहो v का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर ऐसे आप लिख लेना। लिख करके फिर हमने क्या किया बच्चा? मान डाल दिया। तो ये क्या बन गया? 4π² r² बटे t² बटे r। ये r कटा, इधर से स्क्वायर कटा, जो कुछ बचा लिख लिया। बचा क्या? 4π², इधर से m बचा और ये एक r बचा। बच्चा क्या हुआ? t²। लेकिन हम केपलर के तृतीय नियम से जानते हैं कि t² बराबर क्या होता है? kr3। अब हमने डियर क्या किया? यहां पर वैल्यू रख दी kr3। यहां से r मरा, इधर से क्या हुआ? एक r मर गया, बचा क्या? स्क्वायर। तो बचा 4π² बटे km/r²। यहां पर 4π² क्या है? नियतांक है। नियतांक हटेगा तो अनुक्रमानुपाती आया। इस प्रकार निष्कर्ष ये क्या निकला यहां से कि बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और तथा ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने आपको तीनों निष्कर्ष निकाल के दे दिए। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।